हेलो एवरीवन, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट वीडियो। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि मैं ये पीडीएफ कहाँ से पढ़ा रही हूँ या फिर ये बुकलेट कौन सी है। तो ये ओनली आईएएस जो पीडब्ल्यू है ना, उनका पीडीएफ है और ये उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पॉलिटी नहीं, इकोनॉमी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन की अलग बुकलेट आती है और आंसर की अलग बुकलेट आती है, ठीक है। तो ये फ्री में अवेलेबल है पीडीएफ आपको, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको सॉल्व कर सकते हो और फिर आप ये वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के एमसीक्यूज करेंगे। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4 आर करेक्ट। ठीक है, हमें बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। देखो, फंडामेंटल ड्यूटी का चैप्टर है तो सारे इसी से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चंस। अब देखो, दे वर इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी एंड वर्मा कमेटी। ठीक है, कि इनको इंसर्ट किया गया था इन दो कमेटी के बेसिस पे। देखो, सबसे पहली बात तो एक कमेटी के बेसिस पे होगा, कोई भी एक कमेटी है तो स्वर्ण सिंह कमेटी या वर्मा कमेटी। अगर आपको थोड़ा बहुत आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये स्वर्ण सिंह कमेटी की वजह से हुआ था, क्योंकि ये कमेटी पहले बनाई गई है और ये पहली बात तो वर्मा कमेटी 1999 में बनी थी, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ऐड किए गए थे, तो स्वर्ण सिंह कमेटी करेक्ट आंसर है। इसको आप याद कैसे करना है, इसको ऐसे याद करना, स्वर्ण मतलब होता है ना सोना, गोल्ड। उसको ऐसे याद करना कि गोल्ड को नहीं, सोना यानी स्लीप को याद करना कि सोना मेरी ड्यूटी है, ठीक है। सोना या फिर सोना बनना मेरी ड्यूटी है, ऐसे करके आप कनेक्ट कर लेना तो आपको याद हो जाएगा। तो ये ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के बिहाफ पे, उनके कहने पे इंसर्ट किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। बी देखो, ड्यूटी टू पे टैक्सेस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ये बात बिल्कुल ठीक है। टैक्स पे करना या फिर वोट देना या फिर फैमिली प्लानिंग, जैसे हम दो हमारे दो, कंट्रोल फैमिली रखना, ऐसा करके ये चीज़ें जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है, ठीक है। टैक्सेस नहीं है, वोट नहीं है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला फैक्टर, ये सारी चीज़ें नहीं है ड्यूटी में, ठीक है। सिर्फ उस ड्यूटी में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की गई है, साइंटिफिक टाइप पर डेवलप करो, ये करो वो करो, ये छोटे मोटे मुद्दों पर ना बात ही नहीं कर रखी इन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला भी ठीक है, ये वाला गलत है, तो ये वाला ठीक है। तो मैं सही बताना था ना, तो मेरे हिसाब से यही करेक्ट है। आगे देखते हैं, दिस पार्ट इज एप्लीकेबल टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स इक्वली। नॉन सिटीजन्स पे क्यों इक्वल है? वो नॉन सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इंडिया के नेशनल सिंबल को रिस्पेक्ट करे। कोई अमेरिका का बंदा इंडिया के फ्लैग को क्यों जॉइन करेगा? मतलब मैं उस वे में बता रही हूँ कि ये हमारी ड्यूटी है, हम हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, तो मेरे पेरेंट्स का ध्यान आप लोग क्यों रखोगे? मैं रखूँगी ना, वो मेरे पेरेंट्स हैं। तो उस हिसाब से कोई दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो ड्यूटीज़ एक टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारी, कि हमें हमारी ड्यूटीज़ फुलफिल करनी है, तो वो सिटीजन्स ही करेंगे। नॉन सिटीजन्स क्यों करेंगे? पाकिस्तान का बंदा क्यों करेगा इंडिया के फ्लैग की रिस्पेक्ट? अरे बात समझ में? तो वो एग्जाम्पल है, ये गलत है, दोनों पे इक्वली नहीं होता है। फिर देखो, दे आर इंस्पायर्ड बाय द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इरिश नहीं, दे आर इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो, आप इसको ऐसे याद करना कि जो अभी जो करंट रशिया के जो हेड है वो कौन है? पुतिन जी, ठीक है। और वो कौन, उनका बैकग्राउंड क्या है? वो मिलिट्री बैकग्राउंड से थे, ठीक है। और मिलिट्री वाले जो लोग होते हैं वो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से करते हैं, ठीक है, निभाते हैं। तो इस हिसाब से याद कर लेना कि जो हमारी ड्यूटीज़ है वो कहाँ से आई है? यूएसएसआर से। इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड रुकना, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम यही पूछा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसमें सिर्फ इतना लिख दिया कि पार्ट 4A में है और यहाँ आर्टिकल का नाम लिख दिया 51A में है। तो उससे रिलेटेड बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, कि हम उसको उसका क्या मोटिव है या इनमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ये बात ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी में है ये कि ब्रदरहुड को प्रमोट करो, जो लोग हैं इंडिया के वो आपस में हार्मनी बना के रखो, तो ये वाला ठीक है। सेकंड देखते हैं, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो, ये जो है ना वो डीपीएसपी में है। ड्यूटी में ना डायरेक्टली मतलब स्पेसिफिक मेंशन है, रिवर्स, लेक्स, ऐसे करके ना चीज़ों के नाम मेंशन किए हुए हैं, तो ये वाला नहीं होगा। अगर देखो ड्यूटी में स्पेसिफिक मेंशन है और ये जो एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, इनकी डायरेक्ट बात की है वो कहाँ की गई है? डीपीएसपी में की गई है, डीपीएसपी के आर्टिकल 48 में। अरे बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ फॉर वर्क, ये भी डीपीएसपी है, आर्टिकल 42 में इसकी बात की गई है, ये ड्यूटी नहीं है। उसके बाद में पहली बात तो ये प्रोविजन बनाना, इस वर्ड को ध्यान से देखना, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, काम के लिए प्रोविजन हम क्यों बनाएंगे? प्रोविजन स्टेट बनाता है, ठीक है। तो ये वाला वैसे भी गलत हो गया।
डी देखो, सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगेन सबने हमने ठेका थोड़ी ले रखा है सबके वेलफेयर का, सरकार करेगी ना ये। तो ये फिर से डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 38 में है ये। तो ये सारे डीपीएसपी है, सिर्फ एक ही फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो थर्ड वाला क्या कह रहा है कि इन दोनों में से बताओ, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बताया यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि उस टाइम रशिया डिसइंटीग्रेट नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव नॉट बीन अमेंडेड सिंस इट्स इंसेप्शन। अच्छा, जब से फंडामेंटल ड्यूटी है तब से उसको अमेंड ही नहीं किया गया। आपको पता होगा कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने एजुकेशन के लिए काफ़ी प्रोविजंस लेकर आए थे, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटी भी अमेंड किया था, डीपीएसपी भी अमेंड किया गया था, और फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड किया गया था। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A लाए थे हम लोग कि 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डीपीएसपी में और ड्यूटी में भी हमने ऐड किया था। डीपीएसपी में, ड्यूटी में हमने ये ऐड किया था कि हर जो गार्जियन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजे वो, ठीक है। सरकार ने तो प्रोविजन ले दिया, अब बच्चे को भेजेंगे नहीं स्कूल, पेरेंट्स भेजेंगे नहीं, तो ये क्या फ़ायदा इस फंडामेंटल राइट्स का। तो ये ड्यूटी है गार्जियन की, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, ठीक है। और डीपीएसपी में क्या है कि 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं, यानी जो 6 साल तक के बच्चे हैं, उन लोगों को एजुकेशन और चाइल्ड केयर प्रोवाइड करना स्टेट का काम है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट लाए थे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अरे बात समझ में। तो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजन किए गए थे इस अमेंडमेंट में, तो ये वाला गलत है, अमेंड किया था हमने। तो हमारा आंसर हो गया नाइदर 1 and 2। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कि 42nd अमेंडमेंट से हमने इनमें से कौन सा ऐड किया है। तो अब देखो, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, ये वाला है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी इसी से आया था। आपको पता होगा कि हम जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक्ट है, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोविजंस आए थे। तो फंडामेंटल ड्यूटी भी इसी के अंडर आया था। तो 42nd से ये फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये इसी के टाइम आया था। अब देखो, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये मैंने आपको बताया था, ये डीपीएसपी में है, क्योंकि ड्यूटी में तो स्पेसिफिक मेंशन है ना, लेक्स रिवर्स वगैरह करके, तो ये डीपीएसपी है, तो ये गलत हो गया। कौन सा वाला डीपीएसपी है ये? 48, ठीक है। पेरेंट्स और गार्जियन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन ऑफ वॉट बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, कि पेरेंट्स या गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे 6 से 14। अब देखो, अब आप बोलोगे कि 6 से 14 तो यहाँ पे मेंशन है कि फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, पर ये 86th अमेंडमेंट से आया था ना, 42 से तो नहीं आया है। और हमें सिर्फ ये पूछा कि 42 से कौन सा आया है, तो 42 से सिर्फ 1 आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया, ठीक है, इनमें से कौन सी ड्यूटी है वो बताना है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, कि वो मॉन्यूमेंट्स या वो चीज़ें जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उनको बचा के रखना, ये है आर्टिकल 49 में, और ये डीपीएसपी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उनका अगर वो जगह एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिसको एक्सकेवेट करें, वो नेशनल इंपॉर्टेंस का के अंदर आता है, तो उसको कौन बचाएगा? गवर्नमेंट बचाएगी ना। हवा महल है तो उसको गवर्नमेंट बचाएगी, कोई मॉन्यूमेंट है जैसे ताजमहल है वो पॉल्यूशन से ख़राब हो रहा है तो गवर्नमेंट ध्यान रखेगी। हम इंडिविजुअली अपनी ड्यूटी हम सिटीजन्स कैसे कर लेंगे? पॉल्यूशन कम कर देंगे, पर उनको प्रोटेक्ट करना, बचाना, ये सारा तो गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है ना, तो ये गलत है, ये डीपीएसपी है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, मैंने बताया था ये ड्यूटी का पार्ट है, स्पेसिफिक मेंशन है ना, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, एकदम डिटेलिंग दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये वाला ड्यूटी का पार्ट है, तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी एनश्राइंड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटी बतानी है हमें। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, डीपीएसपी कौन से वाला? 30 नहीं, 49। अब इसको कैसे याद करो आप? इसको आप ऐसे याद करना, जो 48 डीपीएसपी है ना वो एनवायरनमेंट की बात करता है, और जो 49 है वो मॉन्यूमेंट्स की बात करता है। पहले हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो उस पर मॉन्यूमेंट्स बना पाएंगे, थोड़ा ऐसे लिंक कर लेना, ठीक है। उसके बाद में प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर्स, ये कहाँ था? डीपीएसपी में। बताया था मैंने आपको कि 86th अमेंडमेंट एक्ट से ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट लेकर आए थे,
ठीक है। तो ये 86 अमेंडमेंट से किया था इन्होंने कि भाई 0 से सक्सेस के जो भी बच्चे हैं उनको चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टेट की ड्यूटी है। जब रिसोर्सेज आ जाएंगे तो स्टेट इसको भी एक फंडामेंटल राइट बना देगा। नेक्स्ट देखो, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्व वायलेंस, ये हमारा ड्यूटी है। ये हमारी ड्यूटी क्यों है? ये कह रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करो और वायलेंस से बचो, उसको होने भी ना दो और करो भी मत। जैसे स्ट्राइक कर देते हैं, बसें जला देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। मॉन्यूमेंट्स पे जाके दिल बना के अपना नाम नहीं लिखना है वहाँ पे, ठीक है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है और वायलेंस नहीं करना है। अरे बात समझ में? तो ये हमारी ड्यूटी है और ये हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, टू पे टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, नहीं टैक्सेस वाला नहीं है, वोट वाला भी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में, तो ये गलत है। उसके बाद में विच हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी वाला करेक्ट है। 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ग्रैनविले ऑस्टिन। अब देखो, ये पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और पढ़ा है कहीं पे तो आपको दिमाग में आ जाएगा, वरना ऐसा नहीं आएगा। तो इसमें ये वाला ठीक है, फंडामेंटल राइट को बोला है और डीपीएसपी को बोला है इन्होंने, ठीक है। सेकंड और थर्ड सी करेक्ट आंसर है। इन दोनों को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला किसने? ग्रैनविले ऑस्टिन जी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड फ्रेमिंग ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का क्या रीज़न था उसके पीछे। अब हमें नहीं पता ना इंदिरा गांधी जी के माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम की, वो क्यों लाए ड्यूटीज़, तो फिर भी हम देखेंगे। अब इनमें से इसको कैसे, अगर एग्जाम में आपको नहीं पता है तो इसका सही है ना, सबसे पहले जो मोस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको ढूंढो, सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल, ये तो कोर्ट ने भी बोला था कि गांधी जी ने बोला था ये कि अगर तुम अपने ड्यूटीज़ अच्छे से निभा रहे हो तो तुम्हारा राइट्स भी तुमको मिल जाएंगे। तो राइट्स और ड्यूटीज़ इनसेपरेबल है, ठीक है। तो राइट्स और ड्यूटीज़ एक साथ में कोरिलेटिव है एक दूसरे से, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आप इसको टिक कर सकते हो बिना सोचे, तो इसको हटा दो फिर। अब देखो, द इंक्लूजन हेल्प टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री, कि इनका इंक्लूजन है वो थोड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन देता है। तो सही बात है ना ये कि भाई वायलेंस मत करो, नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करो, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो ताकि कंट्री को आगे ले जा सको, तो ये बात भी ठीक है। हेल्प कर रहा है, स्ट्रेंथ कर रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉजिटिव स्टेटमेंट है। थर्ड देखो, दे सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़, ये पॉइंट भी ठीक है। फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है ड्यूटी, और इंटीग्रिटी, नेशन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की बात करता है। तो ऑफकोर्स ही बात है कि एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए वार्निंग है एक, कि तुम अपनी ड्यूटी ढंग से करो, सिटीजन्स को बोल रहे हैं। तो तीनों ही ठीक है इसमें। अरे बात समझ में? तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कोई लॉजिक नहीं है तीनों में से किसी को भी कट करने का, ठीक है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनमें से कौन सा ऐड है? पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी याद रखना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A में है, 4 में मत लिख देना सिर्फ 4A, 4th में कह देंगे, 4th पार्ट में तो नहीं, 4th A में है। अब देखो, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी टू अब्जॉर्व वायलेंस, ये हमने पढ़ा था, ये है हमारी ड्यूटी, बस वहाँ से नहीं जलानी है। सेकेंड देखो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये भी मैंने अब आपको बताया था कि भाई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। देशद्रोह वाले काम नहीं करने हैं आपको, तो ये भी ठीक है। थर्ड देखो, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, नहीं नहीं नहीं, ये वाला जो है ये डीपीएसपी है और आर्टिकल 48 में है। मैंने बोला था ना पहले एनवायरनमेंट और फिर मॉन्यूमेंट्स, यानी 49 में मॉन्यूमेंट्स, तो ये गलत है। मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स में इसको एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना स्टेट का काम है, तो ये डीपीएसपी है, हमारा काम नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड। अरे बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 10th, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन किस किस के अंडर मेंशन है। ड्यूटी में हमने देखा, अभी ड्यूटी में स्पेसिफिक मेंशन है ना, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ। डीपीएसपी में मेंशन है, देखा हमने, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो। 7th शेड्यूल में भी होगा, क्योंकि देखो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, 3 लिस्ट है, कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा ना वाइल्ड लाइफ का, इतनी बड़ी लिस्ट है और एग्जाम में सब पढ़ने बैठा नहीं है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। इसमें आंसर होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखो, सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड प्रोमोटिंग कम्युनल हार्मनी कम्स अंडर। देखो, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना और कम्युनल हार्मनी बना के रखना, ये ड्यूटीज़ के काम है, ये हमारा काम है, ठीक है। कि हम लोग बसें नहीं चलाएं, दिल विल बना के अपना नाम ना लिखें मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें ताकि हम देश को आगे ले जा पाएँ, भाईचारा बना के रखें, तो ये ड्यूटी में आता है। और यहाँ कहीं ड्यूटी मेंशन नहीं है, तो आंसर डी हो गया हमारा, ठीक है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन।
इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है? 3 ही है ना पॉइंट्स। 3 ही पॉइंट्स है और 3 पॉइंट्स में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब देखो, सबसे पहला देखते हैं, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मेरे हिसाब से ये वाला जो है, एक सेकेंड, ये है, ठीक है, ये वाला है अपहोल्ड, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। उसके बाद में एक्सरसाइज अवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन, ये गलत है। वोट वाला राइट नहीं है ना हमारे पास, सॉरी वोट वाला ड्यूटी नहीं है हमारे पास कि हमें वोट करने जाना ही जाना पड़ेगा। तुम्हारे चाहे कुछ ही हो रहा हो, तुम वोट करने जाओ, ये ड्यूटी नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, टैक्स भरना, वोट डालना, या कंट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना, ये जो हमारे हाथ में चीज़ है ना, ये हमारे पास नहीं है। ये छोटे मोटा काम नहीं दिया हमें बड़े बड़े काम दिया। एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, नदियों का ध्यान रखो, ठीक है। तो ये छोटी मोटी टुच्ची चीज़ें नहीं है ड्यूटीज़ में, ध्यान रखना। ये टैक्स का नहीं है, वोट का नहीं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नहीं है उसमें, ठीक है। टैक्स भी नहीं है, वोट भी नहीं है। तो सेकंड गलत हो गया। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट कल्चर, ये है। देखो मैं कह रही हूँ ना, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। कल्चर को बचाओ, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखो इंडिया की। ये वोट डाल के तुम लोग क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो ये ड्यूटी नहीं है। फर्स्ट और 3 ड्यूटी है, सेकंड वाली हमारी ड्यूटी नहीं है। क्या पूछा इसने? नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। ये यहाँ से मेरे हिसाब से नॉट नहीं आना चाहिए था। नॉट आता तो सिर्फ 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए था ना यहाँ पे, क्योंकि नॉट पूछा है। नॉट तो सिर्फ सेकंड ही है, फर्स्ट और थर्ड तो ठीक है, ड्यूटी है हमारा। तो इसमें डी करेंगे हम लोग। ये इन्होंने नॉट गलत लगा दिया मेरे हिसाब से, स्टेटमेंट गलत बनाया इन्होंने। ये नॉट नहीं है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन, तो फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रिगार्डिंग 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर कि इससे तीनों चीज़ें अमेंड हुई है, ड्यूटीज़ भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी, और फंडामेंटल राइट्स भी, ठीक है। अब देखते हैं, द 12th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। देखो पहली बात तो सिर्फ 11 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 12 है ही नहीं। और सिर्फ 11वीं है जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी, 12th तो है ही नहीं, है ड्यूटी एग्जिस्ट ही नहीं करी 12th नंबर की, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। 11 ड्यूटीज़ है हमारी। उसके बाद में देखो, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पुट्स ड्यूटी ऑन द पेरेंट्स और गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन और वार्ड इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये बात ठीक है। मैंने आपको बोला था कि फंडामेंटल राइट तो दे दिया कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ, राइट दे दिया, तो ड्यूटी भी तो होना पेरेंट्स की कि बच्चों को स्कूल भेजे, ठीक है। उनको चाइल्ड लेबर में लगाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द आइडिया ऑफ। अब इनमें से देखो, जो सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा कि क्यों लाया गया, क्या आइडिया आया, तो उसे मतलब किस आइडिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, वो बताना है। जो नहीं आता है तो सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढो इसमें से, ठीक है। अब देखते हैं बारी बारी से। गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाए? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। उसको ऐसा कुछ नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स तो पहले से इंपॉर्टेंट था ना, ड्यूटीज़ लाके कुछ महान काम नहीं हो गया है। सेकंड देखो, कर्बिंग सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़। अब एक बात सुनो आप, अगर आपको ये स्टेटमेंट गलत बनाना होता, अगर ये स्टेटमेंट गलत होता तो इतना हैवी वर्ड आप यूज़ करते, इतना प्रोफेशनल स्टेटमेंट बनाया इन लोगों ने यहाँ पे। तो ये इन्होंने कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट किया है, और कॉपी पेस्ट की हुई चीज़ें बिल्कुल ठीक होती है। तो यही पॉइंट होगा यहाँ पे, सही यही है, कर्बिंग सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़। कि जो सिटीजन्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, जैसे बसें चला रहे हैं, ये आतंकवादियों से कांटेक्ट रख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो कर रहे हैं ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए ड्यूटीज़ दे दी कि तुम भाई ये चीज़ें मत करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखो, ठीक है। तो यही आंसर है। पर आगे देख लेते हैं, प्रिवेंटिंग अब्यूज़ ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अरे यार, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स का क्या ताल्लुक कि भाई फंडामेंटल राइट्स को ऊंचा दिखाने के लिए या फंडामेंटल राइट्स को नीचा दिखाने के लिए ड्यूटीज़ लाया? नहीं, ये दोनों को रिलेटिव है ना एक दूसरे से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में गिविंग मोर पावर टू द एग्जीक्यूटिव। अच्छा, इंदिरा गांधी जी ने खुद के सरकार को ज़्यादा पावर देने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई। जैसे लोग तुम्हारी बात मान ही रहे हैं, लोगों को तुमने कह दिया साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, तो सब साइंस फील्ड में जा रहे हैं, नहीं है ना ऐसा। इससे कोई पावर नहीं जा रही एग्जीक्यूटिव के पास एज सच, तो ये भी गलत हो गया। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन 1999, यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द एक्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये बात ठीक है,
यही था वर्मा कमेटी का काम, जब ये 1999 में इनको बनाया गया था तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि कुछ प्रोविजंस हैं, लीगल प्रोविजंस हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहे हैं। जैसे वो नेशनल ओनर वाला जो एक्ट है, वो ये सिविल राइट्स की प्रोटेक्शन वाला जो एक्ट है वो, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये है, ये करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज टू पे टैक्सेस सो एज टू मेंटेन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। देखो इन्होंने कितना अच्छा स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की है इन्होंने कि इसको कोई गलत कर ही ना पाए। वन ऑफ द, इतना पॉजिटिव वर्ड। उसके बाद में पे टैक्सेस टू मेंटेन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, बनाने के लिए टैक्सेस को पे करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नहीं, मैंने बता दिया था आपको, इतना छोटा मोटा काम हमें नहीं दे रही सरकार कि तुम वोट डालो या टैक्स भरो, ये तुम्हारा ड्यूटी है, ये गलत है। तो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 16th देखते हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर अलाउिंग द डिपोर्टेशन ऑफ रोहिंग्यास फ्रॉम इंडियन टेरिटरी while making its case before the court. The government of India had argued that the Rohingyas were illegal migrants who had crossed the border. In regard to Rohingyas, which of the following statements are incorrect? स्टेटमेंट्स बताने हैं, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा। देखो ये रोहिंग्या वाला जो है ना, जो ये म्यांमार से आए थे, तो इनके कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। और ये तो फालतू ऐसे बकवास किया, टाइम वेस्ट किया हमारा इतना। सिर्फ इस पे फोकस करो, इलीगल माइग्रेंट्स हैं और उनके क्या अधिकार है इंडिया में, उनके बेसिस पे हमें दोनों स्टेटमेंट्स को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। अरे बात समझ में। अब देखो, दे कैन एन्जॉय द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात ठीक है, आर्टिकल 21 है वो एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हर किसी को जीने का अधिकार है। पहली बात तो देखो, दो चीज़ें होती है, एनिमी एलियंस होते हैं एक तो, एक फ्रेंडली एलियंस होते हैं। एनिमी एलियंस वो होते हैं जो हमारे एनिमी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और फ्रेंडली एलियंस वो होते हैं जो हमारे फ्रेंडली स्टेट से बिलोंग करते हैं। म्यांमार हमारा फ्रेंडली एलियन में आ गया ना, म्यांमार के जो लोग हैं वो, तो इनको ये है। पहले बात तो आर्टिकल 21 सबको है, राइट टू लाइफ का अधिकार सबको है, सिटीजन नॉन सिटीजन सबको, ठीक है। तो ये है रोहिंग्यास के पास, और हमें बताना है कि क्या कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट तो ठीक है, फर्स्ट ठीक है, तो इसी को हटाओ, पहले जो गलत है वो बताना है। दे आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड मॉरल ड्यूटीज लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई रोहिंग्यास की ड्यूटी है, इलीगल माइग्रेंट्स की ड्यूटी है कि वो हमारे देश में आके हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो करें। क्यों करेंगे वो? अगर आपको मैंने घर पे बुलाया है या फिर आप गली में जा रहे हो, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स को हेल्प चाहिए, तो आप क्यों हेल्प करने लगे उनको? अगर आपको एग्जाम देने जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो आप नहीं हेल्प करोगे ना उनकी। ऐसे कोई राह चलता किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, मतलब वो जस्ट इन एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि जो ड्यूटी है वो ड्यूटी हमारी है, हमारे देश के लिए हम इसको निभा रहे हैं, ठीक है। वरना हमें कोई मतलब नहीं है ड्यूटी से, हम इस देश में रह रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तो उनका कोई लेना देना नहीं है इससे। तो ये गलत हो गया, तो जो गलत है वही सही है, मतलब जो गलत है वो बताना था। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 17th वाला, स्वर्ण सिंह कमेटी के बेसिस पे बताना है। एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, यही है, ये आया था बाकी पढ़ लो एक बारी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, गलत है। एंटी ड्रग मूवमेंट इन पंजाब, गलत है। सतलज रिवर वाटर डिस्प्यूट में बनाई गई थी, नहीं, गलत है। तीनों ही गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी इस कमेटी से, सबसे पहले क्या था ये क्वेश्चन हमने। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब 3 सही होंगे, तो हमें सिर्फ जो इनकरेक्ट है वो बताना है। अब देखो, आर्टिकल 25th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट केम टू बी चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंदा भारती केस। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपने केशवानंदा भारती जजमेंट अच्छे से किया है तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा जो आर्टिकल है उसमें चैलेंज किया गया था। तो मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी आर्टिकल्स इसमें चैलेंज किए गए थे। जैसे 24th किया गया था, 25 किया गया था, और मेरे हिसाब से 29 भी किया गया था। एक सेकेंड, और बताती हूँ मैं, 24, 25, 29 भी था, 26 भी था। तो ये इसमें चैलेंज किए गए थे केशवानंदा भारती केस में, तो ए सही है। ठीक है, देखो आर्टिकल 31C वॉज इंट्रोड्यूस बाय द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच गिव आर्टिकल 39B, C एंड 39C प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स। ये बात ठीक है, इन्होंने ये जो 39B और C है ना, इनको बोला कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे फंडामेंटल राइट से, ये बोल दिया था इन्होंने, तो ये सही बात है। और इसी को हमने चैलेंज किया था केशवानंदा भारती केस में, तो ये पॉइंट ठीक है बिल्कुल। थर्ड देखो, आर्टिकल 40 डील्स विद ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये बात ठीक है, आर्टिकल 40 में है, DPSP में मेंशन है ये। और फोर्थ देखो आर्टिकल 44 ये बात करता है, ये गलत होगा, और ये है क्योंकि यही बचा है लास्ट में। और 44 किसके बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। UCC आर्टिकल 44 DPSP में। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने? शेज दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। नहीं, ये तो ड्यूटी है ना हमारी,
पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना, बसें नहीं जलानी, तो ये हमारी ड्यूटी है। तो ये बात किसका करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो यही गलत है, तो यही आंसर है। इनकरेक्ट बताना था ना मैं, इसलिए। 19 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का आइडिया कौन होल्ड कर रहा है? देखो, अगर थोड़ा बहुत भी कोई बता रहा होगा तो प्रेम्बल में फ्रेटर्निटी वर्ड ही मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स बात करता है फ्रेटर्निटी की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बात करता है फ्रेटर्निटी की, तो तीनों ही ठीक है। अरे बात समझ में? इतने छोटे से क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो, विद रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। दे प्रोमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग द सिटीजन्स, ये बात ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और फंडामेंटल ड्यूटी इसलिए भाई हमारे अंदर डिसिप्लिन बना रहे हैं ना कि हमें नहीं डिसरिस्पेक्ट करनी है हमारे इंडियन फ्लैग की। देखो अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पे ना वो अमेरिका का फ्लैग जला देते हैं ना, तो उनको कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनके अकॉर्डिंग, ये डिसरिस्पेक्ट करना फ्लैग की। हमारे यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो हमारा फ्लैग है ना उसको एज ए सिटीजन ट्रीट करें। ठीक है, पहले तो हम हमारे घर पे भी फ्लैग होस्ट नहीं कर सकते थे ऐसे हर कहीं पे भी जहाँ मन किया हम उठा के फ्लैग होस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो ये राइट्स नहीं थे, तो हमारा फ्लैग एज अ ह्यूमन हम उसको ट्रीट करते हैं, हम उनको बहुत इज्जत देते हैं। तो एज अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट है सिटीजन्स का, वो तो एक एग्जांपल है फ्लैग वाला, पर जो ड्यूटी है वो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन क्रिएट करता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखो, दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, ये ठीक है। ये जो है ना कि कोर्ट्स को हेल्प करा है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा होगा ना तो कोर्ट्स को हेल्प करेगा कि कोर्ट्स पता लगा पाए कि कोई जो सर्टेन लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कोई भी चीज़ होगी वो हेल्प करेगी, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो हेल्प कर भी रहे हैं तो। अरे बात समझ में? तो अब देखो इसमें हमारा क्या है, दोनों करेक्ट है और हमें क्या बताना था? इनकरेक्ट। तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो नाइदर 1 and 2। लास्ट क्वेश्चन बचा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल प्रोविजंस हैड अ बियरिंग ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया। इनमें से कौन सा प्रोविजन है जिसकी बियरिंग है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये वाला है। फ्लैग के बारे में बात कर रहा है, हमें फ्लैग की रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 11th ड्यूटी है, जो बात करती है अपने बच्चों को 6 से 14 के बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो पढ़ने की। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, भाई ये तो बहुत वाइड है, बहुत ही वाइड है ये तो। इसमें तो कहीं ना कहीं तो बियरिंग होगी। बियरिंग देखो थोड़ा सा अगर कुछ कह दिया ना फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड तो वो इसमें आ जाएगा, तो तीनों ही ठीक है। ठीक है, 1, 2 and 3। अब देखो हमारे पास क्या बचा, नेक्स्ट वाले क्लास में हम ये वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, फेडरल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम।